सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास और फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं तैयब बलोच साहब जो कि हमारे नुमाइंदे हैं और कोर्ट को कवर करते हैं। चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने कैदी रिहाई केस का जो फैसला है वो बरकरार रखा है और बहुत अहम रिमार्क्स दिए उन्होंने। इस हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन अब से कुछ देर पहले एक बहुत हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग हुई है जिसमें हमारे आर्मी चीफ भी मौजूद थे। सबसे पहले हम उससे आगाज़ करेंगे। जी समी साहब। जी अलीना, बहुत शुक्रिया। बड़ी इम्पॉर्टेंट जो प्रोसीडिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट में भी आपने सही कहा, लेकिन हम प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो कर रहे हैं जो आज एक बड़ी हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग हुई है जिस नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में उसमें आर्मी चीफ भी थे, उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी लिस्ट मेरे सामने पड़ी हुई। शाह महमूद कुरैशी थे, असद उमर साहब थे और ब्रिगेडियर इजाज़ शाह थे, फिर मुराद सईद साहब भी थे उसमें। इसके अलावा गुलाम सरवर ख़ान, खुसरो बख्तियार और अली जैदी साहब, ये फेडरल मिनिस्टर हैं। फिर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब भी थे इसमें, सानिया निश्तर साहबा भी थी, मुईद यूसुफ साहब भी थे। अब उस ब्रीफिंग में एक जो बड़ा अहम फ़ैसला हुआ वो ये हुआ कि एक कोऑर्डिनेटर बना दिए गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान। ये एक बड़ा और इनका ये सारा कोऑर्डिनेशन करेंगे। 3 स्टार जनरल हैं और ये करेंगे कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब ये है कि जो बहुत सारे जो सिविल लोग थे जिसमें हम देखते थे कि ब्रीफिंग्स हो रही हैं रोज़ाना, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब भी आ रहे हैं, जिसमें मुईद यूसुफ साहब भी आ रहे हैं और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स बैठ के तो मुख्तलिफ़ तरह की ब्रीफिंग्स होती थी, लेकिन अब उसको एक बाकायदा शक्ल दे दी गई है। और मैं कहता हूँ कि ये जो आज उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा ख़ुसूसी तौर पर शरीक हुए और उन्होंने जो आज वहाँ पर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में ये बात बताई कि पाकिस्तान की आर्मी किसी भी पाकिस्तानी को इस सारे मामले में तनहा नहीं छोड़ेगी और ये पाकिस्तान की फ़ौज हर कोने में जाएगी, हर गली में जाएगी। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि वो जो टाइगर फोर्स वाला मामला था जो प्राइम मिनिस्टर जिस पे कोशिश कर रहे हैं और उसमें अपोजिशन ने जिस अंदाज़ में हर्जा सराई की है और जिस अंदाज़ में पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आज जनरल कमर जावेद बाजवा स्टेप्ड इन और उन्होंने कहा कि हमें एक होकर ये जंग जीतनी है और हमें बिल्कुल एक नेशनल हार्मनी जो है उसको हमने अचीव करना है, उसकी तरफ हमने बढ़ना है। और मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो लॉकडाउन है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो बहुत सख्त लॉकडाउन होगा और उसमें जहाँ पर सिविलियंस जो मदद करेंगे, वो जो फोर्स होगी टाइगर फोर्स, वो दर हकीकत एक सपोर्टिव उसका रोल होगा। और ये सारा मामला जो है ये पाकिस्तान आर्मी ने अपने हाथ में ले लिया है और क्योंकि इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की बका से है, इसका ताल्लुक़ पाकिस्तानियों की ज़िंदगी से है, इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के मुस्तकबिल से है, इसका ताल्लुक़ हज़ारों लाखों इंसानों की ज़िंदगियों से है, गरीबों की फलाह बहबूद से है। तो वो आज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रीफिंग है क्योंकि इस पर जो अपोजिशन थी वो पॉइंट स्कोरिंग कर रही थी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये पिछले 6-7 दिनों से सोशल मीडिया पर एक बहुत ही एक तरह की कैंपेन चलाई जा रही थी कि जैसे पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की सियासी क़यादत में कोई प्रॉब्लम है और ये वीलॉग इस तरह के किए जा रहे थे कि जी 3 जर्नैल गए हैं बनी गाला में, उसमें ISI के सरबराह का नाम भी लिया जा रहा था। फेक, एवरीथिंग फेक। और ये कहा है जी जाके इमरान खान साहब को कि अब आप रेस्ट करें, अब आप आराम करें। तो ये जो अगर हम ये सब कुछ उस तनाज़र में देखें तो जो हमें बात पता चल रही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान 1% भी कोई इख्तलाफ नहीं है किसी बात पे। और जो आज कमांड एंड कंट्रोल जो आज जहाँ पर जनरल हमूदुज़्ज़मान को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, वो तमाम जो इदारे हैं जो ये कर रहे हैं इसको,
उनको उनके बीच में ही इज चीफ कोऑर्डिनेटर और एग्जीक्यूशन होगी जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी। और आज जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस ब्रीफिंग में ये बात कही, ये प्रेस रिलीज में दर्ज, आप पढ़ लें उसे, कि अब तक के जो भी इक़दाम हुकूमत ने उठाए हैं उस पर मुकम्मल तौर पर यकीन, एतमाद और वो सही इक़दाम थे जो उठाए गए हैं और हम उसी को आगे लेके उन्हीं को चलेंगे और जो भी फैसले होंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जनरल हमूद अच्छा, समीर साहब, अभी आपने बात की, आपने कहा कि हो सकता है कि सख्त इक़दाम जो है वो उठाए जाएं, लेकिन इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट तो सख्त इक़दाम उठाने नहीं चाहती है, तो ये दो मुख्तलिफ चीजें नहीं है समीर साहब जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? नहीं, ये आपने जो बात कही है ना, ये एक तासुर देने की कोशिश की जा रही। इमरान खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि वो सख्त कदम नहीं उठाएंगे। उन्होंने ये कहा कि जो लोग टोटल कर्फ्यू की बात करते हैं वो तैयारी के बगैर अगर हमने किया तो उसका नुकसान ज्यादा होगा, उससे अफरा तफरी ज्यादा होगी, तो तैयारी होनी चाहिए। टाइगर फोर्स उन्होंने कहा बननी चाहिए। अगर हम कर्फ्यू की तरफ जाते हैं तो हमारे पास वो बंदोबस्त होना चाहिए कि हर गली, हर घर में हम वो खुराक पहुंचा सकें। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग बस्तियों में रहते हैं, गरीब कच्ची बस्तियां, गुंजान आबाद इलाके हैं, वहां कैसे वो चीजें प्रोवाइड करेंगे? उसके लिए उन्होंने टाइगर फोर्स का भी ऐलान किया। लेकिन आज जो असल बात है, जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो आज आके बात कही है और जिस तरह से अब जनरल हमूदुज़्ज़मान उसके चीफ कोऑर्डिनेटर बना दिए गए हैं, पाकिस्तान की फौज, ये कहा जनरल कमर जावेद बाजवा ने कि वो किसी शहरी को तनहा नहीं छोड़ेगी, हर गली, हर मोहल्ले में। अब वो जो सारा मामला है उसको सुपरवाइज पाकिस्तान की फौज करेगी, क्योंकि देखें अपोजिशन ने भी ये बड़ा इल्जाम तराशी शुरू कर दी थी और मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बहुत सही फैसला किया है कि उसमें सारा इख्तियार जो है उन्होंने दिया है फौज को कि वो जो आगे जाके अगर सख्त इकदाम करने पड़े तो उसके बीच में जो रिसोर्सेज की सप्लाई होगी, अगर उसको पाकिस्तान की फौज सुपरवाइज कर रही होगी तो उसमें इस बात का बहुत कम इम्कान है कि कोई उंगली उठेगी। वगरना शहबाज शरीफ साहब तो आपको पता है आ गए हैं लंदन से, रोजाना एक वीडियो पैगाम भी जारी करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और उसके बाद इस मामले पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और जैसे ही हुकूमत को ये ऐलान करती है, मरियम औरंगजेब साहब हमारी बहन जो हैं वो आ जाती है मैदान में और आके वो तनकीद करती हैं प्राइम मिनिस्टर पे, तो कोरोना पर पॉलिटिक्स हो रही है, ये सबको नजर आ रहा है। नहीं तो सर, इस अरेंजमेंट के बाद आपको लगता है कि ऑपोजिशन खामोश हो जाएगी? ये जनरल कमर जावेद बाजवा ने नहीं, लेकिन अपोजिशन तनकीद करती है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर। अब पाकिस्तान की फौज का तो कोई पॉलिटिकल इंटेंशन नहीं है ना, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है। अगर पाकिस्तान की फौज जो है वो उसके जो लोग हैं वो सारा इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, तो फिर अब क्या कहेंगे शहबाज शरीफ साहब? क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की फौज ने माल बनाया? ये कहने के लिए आए हैं, ये कहेंगे वो? ऐसा है नहीं, ऐसा हकीकत में नहीं है। वो जो जवान खड़ा है बेचारा अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के वो लोगों के घरों में खाना देने जाएगा या अगर लॉकडाउन को इंश्योर करेगा सिर्फ इसलिए कि दूसरे फैलो पाकिस्तानी उससे महफूज रहें, तो शहबाज शरीफ किस मुंह से उस पर बात करेंगे जबकि उनके भाई कह रहे हैं मैं तो पाकिस्तान आ ही नहीं सकता, मुझे तो कोरोना का खतरा है। तो ये पॉलिटिक्स जो अपोजिशन कर रही है ये उस अंदाज में नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं कर सकेगी। पॉलिटिक्स तो होनी चाहिए, करें वो, अगर कोई नाजायज काम हो रहा है उसको पॉइंट आउट करें, लेकिन ये तो हर चीज पे ये कह रहे हैं कि जी गलत है, हर चीज जो इमरान खान कर रहा है, जो गवर्नमेंट कर रही है वो गलत है, तो अब इसका क्या जवाब है? अच्छा समीर साहब, बेसिकली बड़ी मैं माजरत से एक चीज़ कहना चाहूंगी आपको कि अगर आप नून लीग के बयानिया की बात करें या नवाज शरीफ साहब के बयानिया की बात करें तो वो कभी भी प्रो जो है वो आर्मी तो रहा ही नहीं है सर, तो ये तो इनको एक तरह फिर से एक मौका मिल जाएगा। अभी ये सवाल भी बहुत से लोगों के जहनों में आएगी ये बात। तो नहीं, बट ये कोई इस वक्त प्रो आर्मी या अगेंस्ट आर्मी की बात नहीं है, यहां पर कोई आर्मी के बजट की बात नहीं हो रही, यहां पर आर्मी के कोई इन्फ्लुएंस की बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन की। भाई पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ये इल्जाम ये है ना कि तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स को ले आ रही है और ये जो सारा खाने पीने का सामान है वो उसमें से बहुत सारा लोग तहरीक इंसाफ वाले लोग खा लेंगे, अपने वर्कर्स को देंगे, और जिन इलाकों में मुस्लिम लीग नून जीती है या पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो जब फौज का एक बंदा आएगा सामान देने के यानी उसको सुपरवाइज करने के लिए, तो उसका तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, वो तो हर पाकिस्तानी भूखे को खाना देगा, उसने कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ना, उन्होंने कोई मदद तो हासिल नहीं करनी। तो वो जो क्रिटिसिज्म है और वो एक बेजान क्रिटिसिज्म है, वो उस क्रिटिसिज्म में ना उनको कोई उसका फायदा है कि जी वो अब पाकिस्तान की फौज पर क्या इल्जाम लगाएंगे कि जी उन्होंने किस बंदे को किस ग्रुप को दिए वो खाने का सारा सामान दिया है और कौन से को नहीं दिया। तो वो जो एक अपोजिशन एक नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है। अच्छा
अब जनरल कमर जावेद बाजवा इसलिए नहीं आए, फौज इसलिए नहीं आ रही कि वो पॉलिटिक्स से रोके, फौज इसलिए आ रही है कि दे वांट टू इंश्योर कि, क्योंकि आज उन्होंने कहा है कि कलर, कोई किसी का रंग हो, कोई किसी की जबान हो, कोई किसी की एथनिसिटी हो, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हर पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान की फौज उस तक जाएगी, पाकिस्तान की फौज इस मुश्किल घड़ी में अपनी कौम के शाना बशाना लड़ेगी और हमने एक होकर ये जंग जीतनी है। तो ये ऐसा मैसेज है जो सबके लिए काबिल कबूल है। और देखे ना, सैलाब आता है, जलजला आता है, जो भी क्लेमिटी आती है उसमें फौज आती है और वो सब कुछ करती है, तो अभी भी वो करेगी। तो ये एक वो जो एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव एक चीज शुरू हो गई थी, मुझे लगता है कि आज उसका पाकिस्तान की फौज ने उसका खात्मा किया है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये इसलिए मेरा ख्याल है ये ऑप्शन चुनी है क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस सारे सिनेरियो में जो सही डिलीवर कर सकती है फौरी तौर पर वो पाकिस्तान की फौज है। अच्छा ठीक है सर, आपने एक और भी बात की है टाइगर फोर्स के हवाले से ना, तो टाइगर फोर्स के बारे में जो भी खान साहब ने बात की है, जितने भी जो हुकूमती वुज़रा हैं वो बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ये अवेयरनेस के लिए होगी। दूसरी जानिब अगर आप सिर्फ नून लीग के अलावा अगर आप पीपल्स पार्टी को भी देखें तो वो ये कहते हैं कि एक बल्दियाती निज़ाम मौजूद है और बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, तो आप उनको क्यों नहीं अपने प्रॉपर तरीके से सिस्टम का हिस्सा बनाते और उनको आप ये दे दें, आप ये पावर्स या जो भी आप लोग आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट कर लें ताकि अपने बल्दियाती निज़ाम को आप जो है वो यूटिलाइज कर सकें। नहीं, बल्दियाती निज़ाम तो पंजाब में तो ख़त्म हो चुका ना, वो तो ख़त्म हो गया था बल्दियाती निज़ाम। इस वक्त जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो तो ब्यूरोक्रेसी चला रही है, असिस्टेंट कमिश्नर चला रहे हैं, तहसील के ऑफिसर चला रहे हैं, कोई इलेक्टेड लोग तो नहीं है, काउंसलर, मेयर, डिप्टी मेयर ये तो नहीं है, वो तो सब खत्म हो गए थे। नया इलेक्शन होना था, कोरोना की वजह से पंजाब में उस इलेक्शन को 9 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया। सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, 12 करोड़ की आबादी है यहाँ पर, तो इलेक्टेड जो लोग हैं अब वो अगर होते इदारे तो वो कर सकते थे। तो ये एक इशू है, कम से कम पंजाब की हद तक तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो अगर वो बिल्कुल ठीक है, इलेक्टेड लोग भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी कैपेसिटी नहीं होती आपके सिविल इदारों में। इसीलिए जब कोई ना कोई नेशनल कैलेमिटी कोई हिट करती है तो आपको ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस को बुलाना पड़ता है। अमेरिका में क्या हुआ है, नेशनल गार्ड्स आ गए हैं ना, फौज आ गई हर जगह पे, कर्फ्यू वहां पर वो लॉकडाउन के लिए फौज आ गई है। स्पेन में देखें, इटली में देखें, फ्रांस में देखें, क्योंकि जो सिविल इदारे हैं वो इतने कैपेबल नहीं होते, इस पर तो कोई बहस ही नहीं है, वो इतने कैपेबल नहीं होते, उनके अंदर इतनी गुंजाइश नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती कि वो ये सारा काम कर सकें। तो इसलिए आपको अपनी फौज पर डिपेंड करना पड़ता है। आई टोटली एग्री विद यू। आपको इस पे कमेंट करना चाहेंगे ताकि हम दूसरी स्टोरी की तरफ चलें? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने अपनी एक फ़ोर्स को मोबिलाइज़ किया है, यानी कि PTI के नौजवानों को, तो ये रज़ाकराना एक फ़ोर्स है। और ऐसा ही होता है कि जब भी किसी किस्म का कोई ऐसा इवेंट हो या कोई सानिया हो या कोई वबा फूट पड़े, तो नौजवानों को मोबिलाइज़ करके ही इससे बचा जा सकता है, क्योंकि ये जो नौजवान है या PTI है या कोई भी पार्टी है, उसकी जो है ग्रास रूट लेवल तक जो है उसकी पजीराई होती है। वो अपनी बस्ती इलाके से लेकर शहर और फिर जो है वो मुल्क तक, वो सारे उनका एक नेटवर्क बना होता है। तो इस वजह से ये बहुत आसान है और इसी वजह से वज़ीर आज़म की जानिब से ये ऑप्शन इस्तेमाल किया गया। और फिर तमाम क्रिटिसिज्म से बचने के लिए जो है वो मामलात जो हैं वो फ़ौज के हाथ में दे दिए गए हैं। फ्रंट पे फ़ौज रहेगी और उनके पीछे जो उनको असिस्ट करेंगे तो ये रज़ाकार करेंगे। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है मासेस तक पहुंचने के लिए। चलें ठीक है, लेकिन हम इस चीज़ से नहीं इख्तलाफ कर सकते कि अपोजिशन को आपको साथ लेकर चलना चाहिए, बिकॉज वो भी इलेक्ट होकर ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। खैर जी, समी साहब अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने वो जो फैसला है कैदियों की रिहाई के हवाले से उसे बरकरार रखा है और बहुत सख्त रिमार्क्स भी दिए इस हवाले से। जी क्योंकि ये तैयब बलोच साहब हमारे बड़े सुरखेल रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, मैं तो जो रिमार्क्स पढ़ रहा था ख़ास तौर पर तैयब जो सिंध के हवाले से जो बात की है चीफ जस्टिस साहब ने कि ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कोई बादशाह बैठा है और उसने कोई शाही फरमान जारी कर दिया है। तो ये तो बिल्कुल जो चीफ जस्टिस साहब के तो बड़े सख्त रिमार्क्स हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं, ये तो एक एक लाइन मैं कहता हूँ कि बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना बखिए उधेड़ने वाली है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल समी साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। चीफ साहब ने जो पूरे मुल्क की सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद जो है वो इस तरह के रिमार्क्स दिए हैं, क्योंकि उनका ये वाज़ेह तौर के ऊपर ये कहना था कि जितने भी जराइम पेशा लोग हैं
वो जेलों के अंदर कैद हैं। लेकिन अब जो एक शाही फरमान जारी कर दिए गए हाई कोर्ट्स की जानिब से, और उन्होंने सिंध की हाई कोर्ट जो है वहाँ उसको खासा मतलब है कि तनकीद का निशाना भी बनाया कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से और सिंध चीफ जस्टिस की जानिब से जो है एक मुबहम सी प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई। और फिर इंतज़ामिया जो है वो तो पहले से ही लिस्टें तैयार करके बैठी हुई थी, और इंतज़ामिया जो है वो अपनी पसंद और नापसंद को देखते हुए जो है उसने जराइम पेशा अफराद को जो है वो खुली छूट दे दी। और चीफ जस्टिस ने एक पॉइंट आउट भी किया कि कराची के डिफेंस के एरिया के अंदर अब जो क्राइम की रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और वहाँ पर जो है जो कैदी छूट के आए हैं, जो जराइम पेशा अफराद छूट के आए हैं, वो रात को 3 बजे डिफेंस के एरिया में, समी साहब आप देख लें कि डिफेंस के एरिया में रात को 3 बजे जाके घरों को नाक करते हैं और ख़ुद को वो अपनी कोरोना वाली टीम ज़ाहिर करते हैं। जब शहरी जो है वो अपने घर के दरवाजे खोलते हैं तो वो घर का सारा सफाया करके तो वो एकदम फरार हो जाते हैं, और पुलिस जो है वो चूँकि कोरोना की वजह से दीगर ड्यूटियों सर अंजाम दे रही है, तो इस वजह से उन जराइम पेशा अफराद को खुली छूट दे दी गई। और फिर चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि जो करप्शन है, वो करप्शन के जो लोग, करप्शन वाले जो लोग जराइम पेशा अफराद या वो लोग जो करप्शन के केसेस के अंदर थे, वो भी अब बाहर आ गए हैं, और अब उनको जो है करप्शन का तो मौका नहीं मिल रहा। उन्होंने अपनी दिहाड़ी तो लगानी है, तो दिहाड़ी लगाने के लिए वो फिर जराइम की तरफ आ गए हैं। तो इसी वजह से जराइम की जो रेशियो है खासकर कराची में और डिफेंस में या सिंध के अंदर वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गई है। तो इसी वजह से चीफ जस्टिस ने उसको पॉइंट आउट किया, और फिर इंतज़ामिया को उन्होंने मजबूर किया कि अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपको ये खौफ है कि जेलों के अंदर कोरोना फैल जाएगा, तो उसके लिए भी आप इकदाम कर सकते हैं। जेलों के अंदर अलग कतरीना सेंटर बना सकते हैं। अगर आपको शुबा है किसी कैदी के ऊपर कि उसको करतीना है, उसको जो है वो कोरोना है, तो आप उसके लिए वो अलग आइसोलेशन में उसको दाखिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अदालत ने एक अहम जो इकदाम है जो हुकूमत को करना चाहिए था, इंतज़ामिया को करना चाहिए था, वो अब अदालत ने किया है। वो ये कि अदालत ने लिस्टें मांग ली हैं कि बताया जाए कि जितने भी पाकिस्तान की जेलें हैं उनके अंदर जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं उनकी कितनी नशिस्तें खाली हैं, ताकि अदालत को बताया जाए और फिल उनको जो है वैकेंसियों को पुर किया जाए, ताकि कैदियों को जो है वो तमाम सहूलियात जो है वो जेल के अंदर ही दे दी जाए। और फिर इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि अगर कोई नया कैदी आप जेल में डालते हैं तो उसकी भी मुकम्मल स्क्रीनिंग करें, ताकि जो है वो जेल के अंदर जाकर दूसरे लोगों को ये वबा से मुतासर ना कर सके। तो ये अदालत की जानिब से कहा गया, और इस सवाल से तमाम सूबों को पाबंद किया गया है कि वो जो है वो जेलों के अंदर तमाम इक़दाम उठाएं ताकि कैदियों को जो है वो इस वबा से महफूज रखा जा सके। और इस सवाल से अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को यह कहा गया था कि हमें यह खदशा है कि कहीं अगर जेलों के अंदर वबा फैल जाए तो फिर उसका इल्ज़ाम जो है वो अदलिया के ऊपर आएगा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आएगा। तो चीफ जस्टिस ने कहा हमें इल्ज़ाम से गर्ज नहीं है, हमने कानून को देखना है। अगर कानून में ऐसी कोई इजाज़त नहीं है तो हम किस तरीके से पिक एंड चूज़ के ऊपर आपको इजाज़त दे दें कि आप जिन कैदियों को मर्जी है उनको रिलीज़ कर दें। और फिर यह भी कहना था कि बड़ी मुश्किल से पुलिस जो है वो कैदी पकड़ती है, जब उनको रिहा कर दिया जाएगा तो फिर हम कैसे उनको दोबारा पकड़ सकेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम रिमार्क्स भी दिए गए और अहम इकदाम के लिए हुकूमत को कहा गया है कि वो जेलों में तमाम इकदाम को यकीनी बनाएं। और फिर जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, यानी कि क्योंकि कोरोना का जो मर्ज़ है वो इन लोगों को ज़्यादा मुतासर करता है, तो उनकी भी तफसील मांगी है। और फिर ये भी कहा है कि आप हमें ये भी बताएं कि जेलों के अंदर कुल कितने कैदी और जेलों की कैपेसिटी कितनी है, ताकि वो देख कर फिर अदालत जो है वो 5 अप्रैल को मज़ीद इस हवाले से जो है वो इकदाम जारी करेगी और यकीनी बनाएगी कि हम पाकिस्तान जो है वो अपनी जेलों में कैदियों को किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है इस कोरोना के मूज़ी मर्ज़ से। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं या जो दलाइल दिए हैं वो मेरी समझ से थोड़े ऊपर थे। अच्छा तैयब जी जी समी साहब, देखिए मैं यही पूछना चाह रहा था तैयब बलोच, ऐसा लग रहा था कि अटॉर्नी जनरल अदालत को डराने की कोशिश कर रहे थे कि जी वो अगर कोरोना जेलों में फैल गया तो उसका इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर आ जाएगा, जिस पर काजी अमीन साहब ने कहा भी कि क्या जेलें खाली करने से कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। यानी जो लोग मुजरिम हैं, जिनको आपने पकड़ा है, जो सोसाइटी में जराइम कर रहे हैं, आप उनको छोड़ रहे हैं। और सिंध में तो उन्होंने बताया एडवोकेट जनरल ने कि 500 से ज़्यादा बंदे रिहा हो गए हैं और इस्लामाबाद में 200 से ज़्यादा। बल्कि आज वो जो ये भी कहा है, आप ज़रा वहाँ पर मौजूद थे, चीफ जस्टिस साहब ने, जो इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल हैं, कि आपने अदालत को सही तरीके से आपने मुआवरत भी की। आपका काम था कि जब अदालत ये बात कर रही थी तो आप हुकूमत का नुक्ता नज़र पेश करते और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बताते
कुछ इस किस्म की भी बात हुई है वहाँ पर? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो एडवोकेट जनरल थे नियाजुल्लाह नियाजी, तो वो अदालत को मुतमिन नहीं कर पाया। अदालत ने उनसे पूछा कि आप हमें ये बताएं कि किस कानून के तहत कैदियों को रिहा किया गया। तो उन्होंने कहा जी वबा की वजह से और ये मामूली जराइम में लोग मुलव्वस थे। तो उन्होंने कहा कि फौजदारी उसके अंदर कोई मामूली जुर्म या कोई बड़ा जुर्म नहीं होता, वो तो एक कानून है, तो उसके तहत आपने देखना होता है। फिर अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि कैदियों को रिहा करने का एक बाकायदा तरीक़ाकार है, वो आर्टिकल 9 के अंदर जो है वो दर्ज है, लेकिन आपने वो तरीक़ाकार ही अडॉप्ट नहीं किया और पिक एंड चूज की, और शायद पहले से ही इंतजामिया की जानिब से लिस्टें बनाई हुई थी और उन्होंने अपने बंदों को छोड़ दिया और बाकियों को जो है वो अभी तक नहीं छोड़ा। तो ये अदालत की जानिब से कहा गया और इस सवाल से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है उनकी सख्त सरजनिश भी की गई और उसको कहा गया कि आपको तो ना ही हुकूमती मौक़िफ़ का पता है और ना ही आप तैयारी करके आए हैं अदालत के अंदर। उसके साथ साथ जो सिंध वाली बात है, तो सिंध की जानिब से जो एडवोकेट जनरल सिंध थे उन्होंने अदालत से ये कहा कि अगर ऐसा है तो फिर अदालत जो है हमें यूनिफॉर्म गाइडलाइन दे दे, तो जो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी हम सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो है वो अमल पैरा होंगे। उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि 800 समथिंग लोगों के जो है वो लिस्टें बनी थी और उनमें से 519 अफराद को जो है वो छोड़ा गया। तो इस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया कि आपको क्या ये पता है कि जिन अफराद को छोड़ा गया है वो किन जराइम में मुलव्वस थे? क्या आप उनको उनके जराइम की नोयत का भी पता है? आपको अगर पता नहीं है तो फिर आपने कैसे उन अफराद को छोड़ दिया? संगीन जराइम में जो लोग मुलव्वस थे आपने उनको छोड़ दिया। फिर नैब के केसेस की बात हुई कि नैब के केसेस में जो लोग मुलव्वस हैं आप उनको क्यों छोड़ रहे हैं? आप उनको भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो उनके जो जराइम है वो कोई मामूली जराइम नहीं है, वो सख्त जराइम है। तो आपको जो है वो इस सवाल से एक पॉलिसी बनानी होगी और अदालत जो सुप्रीम कोर्ट हुक्म देगी अब उस पर ही अमल पैरा होना होगा। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समात के ऊपर भी जितने भी अहकामात जारी हुए थे कैदियों को रिहा करने के वो मुअत्तल कर दिए थे और अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम जेलों का डाटा जो है वो मंगवाया गया है और फिर तमाम सहूलियात जो है वो भी मंगवाई गई हैं कि कितनी सहूलियात उनको मुयस्सर हैं। और इस सवाल से सुप्रीम कोर्ट जो है तमाम का जायजा लेने के बाद 5 अप्रैल को फर्दर इसके ऊपर समाअत करेगी और मजीद गाइडलाइन देगी कि कैदियों को किस तरीके से जो है वो महफूज बनाया जा सकता है या कौन से ऐसे इकदाम हैं जो हुकूमत को उठाने चाहिए ताकि कैदियों को जो है वो जेल में भी रहें और वो बाहर आकर जराइम भी ना कर सकें और उनको जो है इस मर्ज से भी महफूज बनाया जा सके। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट ही जो है इस सवाल से कोई इकदाम जो है वो करेगी इन फ्यूचर और शायद 5 अप्रैल को इस सवाल से कोई बड़ा हुक्म भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी हो जाए। अच्छा तैयब मैं एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ अगर आप मुझे इजाज़त दें तो अलीना। तैयब मुझे ऐसा लग रहा है कि देखें जो पहले जो अदालत के रिमार्क्स थे वो ये थे कि अगर कोई गैर मामूली हालात हों तो उसका ये मतलब नहीं कि लोग इख्तियारात से बाहर हो जाएं, और आज उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के लिए ये इस्तेमाल किया वर्ड के शाही फरमान, जो कल भी उन्होंने ये कहा था कि देखना होगा कि ये सब कुछ किस इख्तियारात के तहत हुआ। तो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में जो फैसले किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ऐसा लग रहा है राय ये है कि शायद उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और कानून कोई नहीं था तो लेकिन उन्होंने अपनी दानिश में वो जो फैसले किए हैं कैदियों की रिहाई के या जो सुओ मोटो नोटिस है सुप्रीम कोर्ट ये जो इख्तियारात के हवाले से कि क्या चीफ जस्टिस साहबान के इख्तियारात हैं, हाई कोर्ट्स कहाँ तक जा सकती हैं, उसका जो है वो कोई उस हवाले से फैसला करने जा रहे हैं। जो मैं आर्गूमेंट देखे हैं जो जिस तरीके से मैं समझ सका हूँ, आप तो क्योंकि मौजूद थे, कुछ इस किस्म का भी चीज़ चल रही है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जहन में कि ये हाई कोर्ट्स ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। जी समी साहब बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हाई कोर्ट ने तजावुज़ ही किया तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला कलअदम करार दिया, क्योंकि कानून के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं बनती थी। और हाई कोर्ट की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया या जो एडवोकेट जनरल की जानिब से बताया गया वो होता है कि इंसानी हमदर्दी। तो अब इंसानी हमदर्दी के तहत आप कानून को तो पसोपेश नहीं डाल सकते, जो कानून कहता है आपको कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक जो है वो इक़दाम करने होते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहबान की जानिब से, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान हैं, उनकी जानिब से जो इक़दाम किए गए तो वो अदालत या सुप्रीम कोर्ट की नज़र में वो गैर आइनी थे और वो कानूनी ज़ुमरे के अंदर नहीं आ रहे थे। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनके इक़दामात को कलअदम करार दिया और उसके साथ साथ जो है उनको पाबंद भी बनाया कि आपने जो इक़दामात किए हैं, जो आपने उनको रिहा वो फिलफौर वापस लें और उनको जो कैदियों की रिहाई है वो उसके अहकामात को सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया और तमाम कैदी जो रिहा हो रहे थे उनको दोबारा जेलों के अंदर ही डाला। और फर्दर जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ही इस पर तय करेगी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा भी गया कि आप हमें ये बताएं कि आर्टिकल 9 के तहत क्या कोई दरख्वास्त आपके सामने आई है,
कोई ऐसी दरखास्त कैदियों की जानिब से कानून के मुताबिक कोई दरखास्त नहीं थी, महज एक ये था कि वबा फैल गई और वबा के प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का और केस हो रहा था, तो एक और भी रिमार्क्स दिए गए जिसमें उन्होंने कहा कि जो सुपरिटेंडेंट है उसके पास ये इख्तियारात होते हैं, आप दरखास्त लेकर जाएं, आगे क्या प्रोसीडिंग करनी है ये उस पर होता है। इस हवाले से भी रिमार्क्स थे। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद स्टोरीज भी डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद हफीज़ साहब, जो कि एक शहरी हैं और उनके वज़ीर आज़म से कुछ सवालात हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी समी साहब आप थोड़ा इनके बारे में बताएं, फिर आप इनसे सवाल भी कर लें। देखिए, हाफिज़ साहब नाबीना हैं और इन्होंने हमसे रब्ता किया और ये कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर ने जो पोर्टल बनाई है बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन हम इतने गरीब लोग हैं, हमारे पास ना तो कोई अच्छी तरह का कोई टेलीफोन है, ना हमें कोई तरीका आता है लिखने लिखाने का। तो ठीक है, ये पोर्टल बहुत सारे लोगों को फ़ायदा दे रही होगी, लेकिन कुछ और भी करें, कुछ और भी सिस्टम बनाएं। तो इन्होंने अपनी बड़ी प्रॉब्लम्स का इजहार किया। तो मैंने इनसे कहा कि जो आप गुजारिशात प्राइम मिनिस्टर साहब को करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रोग्राम में आ जाएँ और आप वो डायरेक्टली आप बोल दें, प्राइम मिनिस्टर साहब तक वो बात पहुंच जाएगी। उनका कुछ जो मीडिया विंग है वो डेफिनेटली मॉनिटर करते हैं मीडिया को, तो वो जो आपकी बात है वो उन्हें पहुंचा देंगे। तो हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम समी साहब, आप ठीक हैं? हाफिज़ साहब आप लाइन पर हैं? जी 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 हाफिज़ साहब लाइन पर हैं सर। जी हाफिज़ साहब बताइए। जी आप बताइए। सर मैं सबसे पहले आपको सलाम पेश करता हूँ पूरी टीम जो गोल्ड चैनल की है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने जो है ना मुझे इस पे लिया। मैं नाबीना शख्स हूँ और मैं 11 साल से इस एक ऐसी किस्म परसी में हूँ कि इमरान साहब को आज देख रहा था दुआएं कर करके जब यहाँ वो पहुंचे इस मुकाम पर। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उन्होंने सिटीजन पोर्टल का जो सिस्टम रखा, अब हमारे यहाँ वहाँ सिग्नल नहीं होते, हमारे वहाँ पे ये सिस्टम कोई नहीं है, ना हम मोबाइल जो है चला सकते हैं। तो सिटीजन पोर्टल पे मैंने कई शिकायतें दर्ज की, एक शिकायत का भी कोई हल नहीं है। वो उसी तरह रद्दी की टोकरी में जिस तरह कतरी खत का जो वाकया होता है उसी तरह सिस्टम है। सर पहला मसला मेरा यह है कि 2010 में 10 से मैं मेरी जो है ना BSP का हुआ था मंजूर, तो वो कोई जो है ना 4 महीने पैसे मिले थे, उसके बाद वो भी एक असर रसूख रखने वाले हमारे महल्ले के आदमी ने बंद करवा दिया था BSP के जो पैसे। फिर जो है ना उसके बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए, जो है ना वो एक 7वीं क्लास में है, एक 9वीं में है, एक इसी तरह एक और उससे छोटा है। अब ये बच्चे इस मुखा सिंह स्टेट यहाँ पिंडी कमेटी जोग में पढ़ रहे हैं। मैं वहाँ से तंग आके इधर आ गया हूँ क्योंकि मेरे महल्ले में वो असर रसूख वाला बंदा है, जाती अनाज की खातर टैंकी पानी की उसने अपने घर में बनाई हुई है और उसकी वजह से वो मुझे कनेक्शन पानी का नहीं दे रहा। मैंने एक आदमी आप बेसिकली मैं नहीं समझ गए, मैं आप कोरोना का जो मसला है ना बिल्कुल बेयार मददगार यहाँ पर। कारी साहब आपकी बात समझ में आ गई कि आप ये कह रहे हैं, ठीक हो गया। आप कह रहे हैं कि आप गरीब हैं, आप कह रहे हैं कि आप बड़े मुफलिस हैं, आप कह रहे हैं कि जो सिटीजन पोर्टल है उसने आपने कंप्लेंट भी की लेकिन उसको आपका कोई जवाब आपको नहीं मिला। देखें हमने इसीलिए फैसला किया था कि आप खुद आके बात कर लें और प्राइम मिनिस्टर ये सुन लें। बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं सिटीज़न पोर्टल के, उनकी जो परसेंटेज है, बहुत सारे केसेस का फैसला भी हुआ है और पूरा हम उसको एडमायर भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे डिज़र्विंग केस ऐसे हैं जिनका, जैसे ये कारी साहब नाबीना है, इनका मसला को हल नहीं हुआ। तो ये मकसद ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब के भी नोटिस में आ जाए, जो लोग पोर्टल को हैंडल करते हैं उनके नोटिस में भी आ जाए कि अभी भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो बहुत ही प्रॉब्लम का शिकार हैं। और सिटीज़न पोर्टल जो है उसकी परफॉर्मेंस को आप मज़ीद बेहतर करें या इसके साथ कोई और अल्टरनेट भी निकालें, क्योंकि किसी के पास नेट नहीं है, किसी के पास फ़ोन नहीं है, कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर हाफिज़ साहब और उन्होंने ये कहा मुझसे फ़ोन पे कि वो क्योंकि गरीब आदमी है और गरीब की कोई बात नहीं सुनता, तो हम उनकी आवाज़ हैं और हमने इसीलिए उनको अपने इस चैनल में हम लेके आए
और ये पूरी दुनिया के सामने ये बात हुई कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इस मामले में भी देखना चाहिए। अलीना, आप एक और बात का जिक्र कर रही थी कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनको वापस लाने के हवाले से कोई मोईद यूसुफ साहब ने कोई अच्छा अनाउंसमेंट की है? जी, मोईद यूसुफ साहब ने ये कहा है कि 3 अप्रैल से 11 अप्रैल तक समीर साहब 17 के करीब जो है वो PI की फ्लाइट्स चलेंगी और उनकी कोशिश होगी कि पहले हफ्ते में 2000 के करीब जो लोग हैं ना जो इसमें बैरून मुल्क फंसे हुए, उन्हें किसी ना किसी तरीके से वापस ला सकें, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास आने वाले हफ्ते में भी जो है वो किट्स की एक अच्छी खासी तादाद होगी। तो जैसे ये लोग आएंगे एयरपोर्ट्स पे तो उनकी चेकअप्स हो जाएंगे और उस हवाले से जो है ना वो मजीद प्रोसीडिंग करेंगे। लेकिन उन्होंने एक और चीज़ भी कही थी मोईद यूसुफ साहब ने कि ये जो इसका फैसला है या जो इसके स्टेप हैं वो आने वाले दिनों में या आने वाले हफ्तों में वेरी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से जिस तरह के लोग आ रहे होंगे उसी पर डिपेंड करता है कि आगे हम कितनी फ्लाइट्स जो हैं वो मजीद भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते। समी साहब, अच्छा, नहीं, लेकिन ये तो बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने मोईद यूसुफ साहब ने, अगरचे मुझे तो वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, मुझसे खफा भी हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अच्छी बात की। क्योंकि अभी भी आज भी अलीना जो मैसेजेस हमें बाहर से आ रहे हैं लोगों के, वो इतने दर्द भरे मैसेजेस हैं। हमारे वो जो कोऑर्डिनेटर हैं हमाद, उन्होंने मुझे इतने मैसेजेस फॉरवर्ड किए हैं, अगर मैं वो पढ़ना शुरू करूँ तो मुझे लगता है 15-20 घंटे चाहिए हमें, कि लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है, वो वापस आना चाहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं। और ये बहुत अच्छा फ़ैसला है जो भी इन्होंने किया है। और मोईद यूसुफ साहब, आपने जो ये अनाउंसमेंट की है ये यकीनन उन लोगों के लिए बड़ी तक़वियत का बायस होगी। आपने 2000 लोगों की बात की है, अल्लाह करे आप ले आएँ और अल्लाह आपको मज़ीद भी हालात ऐसे अच्छे हों कि आप मज़ीद लोगों को भी ला सकें, क्योंकि वो बहुत ही बेयार व मददगार लोग हैं और वो सवाए हुकूमत पाकिस्तान के किसी को यानी वो कुछ भी नहीं कर सकते, ना वो किसी को कह सकते हैं। इस हवाले से बहुत सारे जो लोग हैं वो अदालतों में भी जाने का सोच रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बात आज मोईद यूसुफ साहब ने कही है उससे सूरत हाल में खासी बेहतरी आएगी। हर चीज़ के लिए आपको अदालत के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा अपना जहन इस्तेमाल करने की भी जरूरत है। आपको पता है कि यहाँ पे जो किट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, अगर किट्स अवेलेबल नहीं होंगी तो हम लोगों का चेकअप कैसे करेंगे? जो ट्रैवलर बाहर से आ रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके से होस्ट भी हो सकते हैं, उन्हें कोरोना भी हो सकता है। तो ये एक रीज़न थी। यकीनी सी बात है इस वक्त सबके लिए एक आजमाइश की घड़ी है, चाहे वो बैरून मुल्क बैठे हैं या मुल्क के अंदर बैठे हैं, हम सबको एक साथ चलना पड़ेगा और इस चीज़ को समझना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई थिंक। नहीं, आई एग्री विद यू, आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तैयब बलोच, आप एक चीज़ हमें समझ आ रही है कि बहुत सारे लोग अदालतों में गए कि कोरोना जो है ये किस लिए फैला है, किस तरह से फैला है, तो अदालत ने और जो इसकी रोकथाम के लिए जो इक़दाम हैं वो बेहतर नहीं है। लेकिन इसमें हमने ये देखा कि अदालतों ने जो फैसले किए हैं, मसलन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये फैसला किया कि ये एग्जेक्टिव के काम है और ये पूरी कौम लड़ रही है, तो अभी ये अदालत का काम नहीं है कि इसमें इंटरवेंशन करे। ये तो एक बहुत अच्छे अदालती जेस्चर हैं। तैयब जी बिल्कुल ऐसा ही है समीर साहब, जैसे आपको पता है और जो अदलिया की जानिब से भी ये एक चीज़ सामने आ गई कि वबा से पाकिस्तानियों को महफूज रखना और इसको शिकस्त देना और इससे लड़ना का जो काम है वो हुकूमत और इंतज़ामिया का काम है। और हम देखते हैं कि हुकूमत और इंतज़ामिया अपनी जिम्मेदारियां जो बाएहसन तरीके से अदा कर रही है। और हमें पता है कि पहले हमारे पास ऐसा या किसी भी मुल्क के पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि इस वबा से निपटने के लिए कि कौन से इक़दाम उठाने हैं। हम सीख सीख के जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बाकी मुल्कों की निस्बत हमारे पाकिस्तान जो है वो अभी भी महफूज समझा जाता है। समी साहब, अभी भी पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद अजला ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक कोरोना का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। तो ऐसे अजला भी हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि पंजाब के अंदर 2 अजला यानी कि मुजफ्फरगढ़ और लोधरा। मैं तैयब यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। यहाँ तैयब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। देखिए, मैं कोई सेंसेशन नहीं फैलाता, ना मायूसी फैलाने वालों में से हूँ, लेकिन मेरे प्यारे भाई सवाल ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोरोना के केसेस बहुत कम हैं। हमने टेस्ट कितने लोग किए हैं? और भाई पूरे पाकिस्तान में 1400-1500 टेस्ट हुए हैं आज, तो वो 22 करोड़ की आबादी है, तो उनमें से हमें तो पता ही नहीं कि कितने लोग हैं। और मैं अभी एक वीडियो है, अलीना साहबा प्लीज़ अगर आप ये कहें प्रोड्यूसर साहबा का वो वीडियो चलाएं कि वो देखें यहाँ पर लॉकडाउन की बात हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, ज़रा वो वीडियो दिखाएं जिसमें वो लोग दौड़ रहे हैं आप खाना लेने के लिए, और वो देखें क्या जम्मे गफीर है। ये अवाम का जम्मे गफीर राशन की तकसीम की तरफ टूट पड़ा।
एक तरफ हुकूमत लॉकडाउन कर रही है जिसमें ये हिदायत दी जा रही है कि सेल्फ आइसोलेशन इख्तियार की जाए और खुद को क्वारंटाइन किया जाए, जबकि एक तरफ बेबसी का ये आलम है कि बगैर किसी एहतियाती तदाबीर के लोगों को खुला छोड़ दिया गया और यहाँ पर लॉकडाउन के नतीजे में हासिल होने वाले फवाइद को खाक में मिला दिया गया। ये सूरत हाल है कायदाबाद से मुंसलिक इलाका मंजिल पम्प की। हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हैं, जमा हैं और ये राशन की तरफ रवा दवा है। अच्छा समी साहब, मैं चाहूंगी आप इस पे कमेंट करें, लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक फुटेज चलाई थी जिसमें जो लोग हैं वो राशन के लिए भाग रहे हैं और एक बंदा जो है उनकी वीडियो बना रहा है और वो ये कह रहा है देखें जी लॉकडाउन है और कोरोना वायरस है और ये लोग राशन के लिए भाग रहे हैं। जब इंसान भूखा होता है तो वो इसी तरह से भागता है समी साहब, और मैं चाहूँगी कि साथ साथ वो वीडियो भी दिखाते रहें और समी साहब को भी दिखाते रहें। देखिए बात यही है अलीना, जो इमरान खान कर रहे थे कि लॉकडाउन जो है आप कैसे करेंगे लॉकडाउन। पाकिस्तान के 25% से ज़्यादा लोग जो हैं वो ख़ते गुर्बत से नीचे हैं और डेली बुनियादों पर वो अपना खाना कमाते हैं, बनाते हैं। आप कैसे उन्हें देंगे? ये जो टाइगर फोर्स का कॉन्सेप्ट है वो भी यही था। और आज जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान साहब को कोऑर्डिनेटर बनाया और ये कहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज हर घर हर में गली में जाएगी, वो इसीलिए है। अब आप देखें, आप कितना मर्जी लॉकडाउन कर लें, आपको पता है अमेरिका में क्या सूरत हाल है। आज अमेरिका में एक दिन में 1000 तकरीबन 900 आदमी जो है ना वो मरे हैं। और मैं उनकी वो देख रहा था, जो ब्रीफिंग उनकी आ रही थी कि अगले 1-2 हफ्तों में वो पीक पे जाएगा और डेली वो जो खदशे का इजहार कर रहे थे 2 से 2500 अफराद डेली मरेंगे। यानी ये इसलिए कि उन्होंने इसको संजीदगी से नहीं लिया और इटली ने इसको संजीदगी से नहीं लिया, लॉकडाउन नहीं किया। पहले प्रेसिडेंट ट्रंप कहते थे कुछ भी नहीं है, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट ये जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रही है, आवाम को चाहिए कि इस पर तवज्जो दें। हम कोई सेंसेशन या खौफ नहीं फैला रहे, लेकिन ये जो बीमारी है ये जब आती है तो ये नहीं देखती। वैसे है बड़ी डेमोक्रेटिक बीमारी, बोरिस जॉनसन को भी हुई, वो जो शाही ख़ानदान है उसको भी हो रही है, गरीबों को भी हो रही है, वज़रा को भी हो रही है, छोड़ किसी को नहीं रही, सबकी तरफ जा रही है। लेकिन ये जो टेंडेंसी है, मैं अभी अपने वाले साहब की बीमारी की वजह से इस्लामाबाद से बाहर हूँ, तो मैं यहाँ पर लोगों से मिलता हूँ, बड़े अरसे के बाद लोग मिलते हैं तो आप वो आते हैं गले मिलने की कोशिश करते हैं, हाथ मिलाने की, तो मैं उनसे कहता हूँ नहीं, तो ये एहसास भी हो रहा होता है कि वो खफा होंगे कि इतने अरसे के बाद मिले हैं। लेकिन लोगों में इस अवेयरनेस की ज़रूरत है, ये उनको बताने की ज़रूरत है। और उसके लिए जो आज जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो स्टेप लिया है, मैं आपसे ये फिर कहता हूँ कि ये बिल्कुल इससे घबराना नहीं चाहिए। और ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान के लोग शायद दुआएं कर रहे थे कि ये इसको इस तरीके से आप हैंडल करें कि जिसमें, और ये अक्रॉस द बोर्ड हो, किसी के साथ कोई रियायत ना हो। लॉकडाउन करना पड़ेगा वगरना, और उसके लिए आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा। आपको बंदोबस्त के बगैर आप लॉकडाउन करेंगे तो वो यही होगा, जब आप कर्फ्यू से पाबंदी उठाएंगे, लोगों को निकलने देंगे, तो इसी तरह किस बंदोबस्त की आप बात करते हैं? आपको पता होगा कि अशिया खुर्दनोश जो है और आटा जो है उसकी कीमत जो है किस तरीके से बढ़ रही है। और आज मैं एक खबर पढ़ी थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि सिंध से जितनी भी गुड ट्रांसपोर्टेशन है उसको आने नहीं दिया जा रहा है। अब ये देखें ना, ये सिंध जो सुबह सिंध है उसकी एक जिम्मेदारी है। अगर जो पूरे मुल्क में आटे की कीमत या अशिया खुर्दनोश की कीमत बढ़ती है तो कौन जिम्मेदारी लेगा सर इसकी? नहीं, ये बात देखें ना, यही वो चीज़ें हैं जिसमें आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। जब प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि तमाम वो ट्रांसपोर्टेशन उसकी इजाज़त होगी जो ये अशियाए ज़रूरत लेके आ रही है, तो सिंध को चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर के इस फैसले पर अमल दरामद करें। अब
जो आज जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो बात कही है ना, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अब तक के जो डिसीजन किए गए हैं नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में, गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन किए वो सही डिसीजन किए थे। हम फुली तौर पर उनकी उसको अवॉइड बाई करते हैं और आइंदा जो भी डिसीजन होगा उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि ये फौज का आना बहुत अच्छा हुआ। यहां पर पॉलिटिक्स हो रही है, मुस्लिम लीग नून अपनी पॉलिटिक्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिटिक्स, अब जब इसमें आ गई है, अब जब जनरल कमर जावेद बाजवा सामने आ गए हैं, बिल्कुल हमूदुज़्ज़मान को कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है, तो अब उसके बाद कोई चूंचरा नहीं कर सकेगा। अब वो जो सिंध अगर अपनी मर्जी से रोकता है, अब नहीं रोक सकेगा, इसलिए कि अब इंप्लीमेंटेशन फैसले की फौज का काम है। रेंजर्स जाएंगे, फौजी जाएंगे और जाके वो ट्रकों को निकाल देंगे। फिर क्या करेंगे सिंध के चीफ मिनिस्टर, क्या करेगी सिंध की गवर्नमेंट? तो ये चीजें पॉलिटिक्स हो रही थी कोरोना पर। यहां पर ये मैं आपको बताया तो है कि जी 3 जर्नल गया बनी गाला जी, जाके उन्होंने कहा जी जनरल इमरान खान से कि आप आराम करें जी, ये कि जी सिविल और फौज में इख्तलाफात हैं या फौज हुकूमत पर टेक ओवर कर रही है, ये वो प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान को तबाह करने के लिए सोशल मीडिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो चुका है। और तैयब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जब आज खान साहब एक टीवी चैनल पर मौजूद थे तो उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा 25 अप्रैल जो है उस वक्त तक हमें थोड़ा सब्र करना है और एहतियात के साथ रहना है, और यही वो टाइम है जो सबसे ज़्यादा क्रूशल होगा हम सबके लिए। खैर जी, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हम सबको इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के पान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।